हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो पिछली कक्षा में हम लोग भू संसाधन के बारे में जाने थे और आज हम लोग जानेंगे भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। और आप लोग को दो कक्षाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम हर एक टॉपिक को आसानी से तोड़ तोड़ के बताए हैं। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज टॉपिक पर बात करते हैं भू उपयोग, ठीक है। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग का आम जीवन में भी भूमि का प्रयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं जैसे वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, यानी कि पेड़ों से ढका हुआ बहुत ही विशाल क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, ठीक है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि होती है उसका हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और कृषि प्रयोजनों से लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग, ये क्या है, ये कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। यहाँ कृषि हम लोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे इमारत है वहाँ पे हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सड़क, उद्योग यानी कि सड़कों पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रतिभूमि क्या होती है। प्रतिभूमि वो होती है, यहाँ से देखिए, वर्तमान प्रति जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो, यानी कि एक साल में, एक साल से कम या एक साल तक वहां पर कोई भी खेती ना की गई हो, उसको हम लोग प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे अन्य प्रति। अन्य प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से कोई भी खेती नहीं की गई हो उसे अन्य प्रति के नाम से जानते हैं। यानी कि एक साल से लेकर 5 साल तक वहां पर कुछ भी नहीं उपजाई गई हो तो वहां पर क्या बोलेंगे, अन्य प्रति बोलेंगे उसे। अन्य कृषि योग्य भूमि अस्थायी चारागाह तथा अन्य गदोचर भूमि, विविधि वृक्ष, फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि 5 वर्ष से अधिक से खाली हो तो उसे हम लोग अन्य कृषि योग्य भूमि के नाम से जानते हैं। आप लोग ये नोट करना है तो आप लोग वीडियो रोककर बाद में इसको नोट कर सकते हैं। तब तक हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। अब हम लोग जानेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या है टॉपिक, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। एक कृषि वर्ष में ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। जैसे तो समझाते हैं, एक कृषि वर्ष में यानी कि एक वर्ष में अगर एक कृषि वर्ष आता है, ठीक है, जैसे कि फसल रोपने का, जैसे धान रोपने का सीजन यानी आया, गेहूं रोपने का सीजन, उसमें एक बार से अधिक यानी कि वहां पर धान भी उपजा दिए हम लोग, ठीक है, तुरंत काटे उसको, धान काटे, वहां पर आलू साथ साथ में आलू भी उपजा दिए, ठीक है, धान से पहले, तो उसे हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। एक वर्ष से एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब भारत में भू उपयोग के प्रारूप के प्रकार जानेंगे, ठीक है। जैसे भू उपयोग की निर्धारित करने वाले तत्वों को भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा इत्यादि शामिल है। अब भू निम्नीकरण के कारण जानेंगे हम लोग, यानी कि भूमि कैसे बर्बाद हो रही है, ठीक है, भूमि अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा हम लोग बचाव नहीं कर पाते हैं, जैसे भू निम्नीकरण के कारण जानेंगे। बहुत सारे कारण है उसके, ऐसा थोड़ी है अपने आप गायब हो जा रहा है, उसमें प्रकृति का भी कुछ देन है, हम लोग का भी कुछ देन है। जैसे खनन हम लोग द्वारा किया गया है। खनन किस लिए किया जाता है, मतलब कोई भी तत्व निकालने के लिए, कहीं पाया गया है, कहीं कोई बोलता है वहां पर सोना पाया गया है तो वहां पर खनन हो रहा है, नहीं भी रहता है तो मतलब बहुत मात्रा में खनन कर दिया जाता है खोज के रूप में, तो मिट्टी बर्बाद हो जाती है। अतिचारण के कारण भी होता है, यानी कि जानवरों द्वारा अत्यधिक जंगलों में चारागाह जो होता है, चारागाह होता है, चरते हैं, उसके कारण भी होता है। अत्यधिक मात्रा में चरते हैं तो मिट्टी, वहां का मिट्टी कमजोर रहता है, जल के साथ बह जाता है, तो ये भी भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब अति सिंचाई यानी कि अत्यधिक मात्रा में हम लोग पटवन खेत में कर देते हैं, उससे भी होता है। फिर औद्योगिक प्रदूषण, फिर वनोन्मूलन यानी कि जंगलों को बहुत मात्रा में कटाई होती है, तो ये भी भू निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। जंगलों में वनों की कटाई होती है, ठीक है, वहाँ के
जो मिट्टी होते हैं जड़ों जब वनों की कटाई होती है तो जड़ के साथ तो पेड़ खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहां से जो मजबूती से मिट्टी को जड़ पकड़े हुए रहता है वो छोड़ देता है और वहां की मिट्टी बहुत कमजोर रहती है और बाढ़ में बह जाती है या उसका कटाई हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भू भू संरक्षण के उपाय। ठीक है, निम्नीकरण उसका जान गए। ठीक है, कि वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसका उपाय भी तो है, उसको रोका भी जा सकता है। ठीक है, वैसे हम लोग रोकते हैं उसको वनारोपण करके रोकेंगे। अत्यधिक मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हम लोग को लगाना पड़ेगा। मतलब अगर जनसंख्या के हिसाब से तो हर एक भारतवर्ष में एक व्यक्ति एक भी पेड़ पौधा लगा दिया जाए तो हम लोग भूमि संरक्षण का उपाय को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, पशुचारण का नियंत्रण, जैसे हम लोग खुले में कभी कभी छोड़ देते हैं गाय भैंसों को चरने के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को ये लोग चढ़ जाते हैं। ठीक है, घास तो खाते ही हैं, छोटे छोटे पौधों को भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, वहां की मिट्टी कमजोर हो जाती है, चढ़ जाते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को कम करना पड़ेगा, या खुद से इनको घर पे रखकर आप लोग उसको घास दे सकते हैं, या खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। रक्षक मेखला, ठीक है, रक्षक मेखला होता क्या है? रक्षक मेखला यानी कि जब हम लोग फसल लगाते हैं, जब हम लोग खेत में फसल लगाते हैं, ठीक है, ये हम लोग का खेत हो गया जहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ पर हम लोग फसल लगाते हैं। ठीक है, ऐसे कतार में, ठीक है, ऐसे कतार में कुछ का भी फसल लगता है। ठीक है, कतार में ऐसे हम लोग फसल लगाते हैं, ये क्या है? फसल। ठीक है, ऐसे हम लोग फसल लगाएं, और फसल लगाने के बाद जो बीच वाला जो मिट्टी का ये जो बीच वाला जमीन खाली रह जाता है। ठीक है, जब हम लोग पटवन करते हैं तो वो मिट्टी बह जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ही बहता है लेकिन बह जाता है। तो उसके लिए हम लोग पतली सी कतार में, जो बीच वाली कतार है, उसमें हम लोग छोटे छोटे पौधे लगा देंगे, यानी छोटे छोटे घास का भी बीज छिड़क देंगे, तो वो मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। ठीक है, उसी को हम लोग रक्षक मेखला बोलते हैं। ठीक है, यानी उसको पट्टिका भी बोलते हैं शायद। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में उसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे, रक्षक मेखला बोलते हैं। ठीक है, अब खनन नियंत्रण के बारे में जानेंगे। खनन नियंत्रण करेंगे, यानी कि जहां हम लोग, जैसे खनन नियंत्रण है, बहुत कम करेंगे, जैसे मिट्टी का बर्बाद बहुत ज्यादा होता है, लोग बेवजह भी मिट्टी का कटाव करते हैं, खनन कर देते हैं कि वहां पर कुछ है अच्छे और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का खनन होता है, तो कटाव शुरू हो जाता है, कटाव से फसल बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी भी बह जाते हैं। औद्योगिक का जल एवं परिष्करण, ये भी मुख्य कारण है एक। ठीक है, अब हम लोग मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मृदा संसाधन, भूमि के बारे में जान के, भूमि संरक्षण के बारे में जान के, भूमि निम्नीकरण के बारे में जान के। ठीक है, निम्नीकरण के कारण देखे, भूमि संरक्षण के उपाय देखे, उसको रुकने के उपाय देख लिए, भूमि संसाधन के संसाधन भी जान गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, तो बहुत अच्छी तरह पता है। बिना मृदा के हम लोग ना फसल होगी, ना हम लोग के लिए खाना वाना आएगा। ठीक है, मिट्टी में ये खेती होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, यानी कि मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव है जो मिट्टी में रहते हैं, यानी कि मिट्टी एक तरह से आवास भी है। जैसे हम लोग का आवास मिट्टी के ऊपर है, बहुत सारे जीव जंतु का मिट्टी का नीचे है, तो हम लोग का मिट्टी हम लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए मिट्टी का भी बचाव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मृदा का निर्माण होता कैसे है? ठीक है, मृदा का निर्माण होता कैसा है, मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? ठीक है, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटीमीटर अगर मिट्टी को हम लोग बनने में हम लोग नहीं बना सकते हैं, प्रकृति द्वारा बनता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में हजारों अरबों वर्ष लग जाते हैं। समझ लीजिए इतना मिट्टी बनने में कितना टाइम लगा होगा, पृथ्वी का निर्माण होने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, अब इसलिए बोलते हैं मिट्टी बहुत हम लोग के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसको हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसे तैयार भी नहीं कर सकते हैं। बर्बाद हम लोग करेंगे तो इसको तैयार भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मृदा का निर्माण शैलों का अपघटन क्रिया से होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? शैल क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे मृदा का निर्माण शैल अपघटन क्रिया से होता है।
मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, अच्छे तापमान पे मिट्टी बनती है, एक तापमान चाहिए मिट्टी बनने के लिए, ठीक है। पानी का बहाव, ठीक है। पवन यानी कि हवा का जरूरत होता है तब मिट्टी बनता है। मिट्टी में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, ऑक्सीजन होते हैं मिट्टी में, ऐसा थोड़ी मिट्टी, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी से ही होते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी में होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग सांस नहीं लेंगे, यानी कि जीवन यहाँ पे यापन ही नहीं हो सकता है, जीवन पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट मिट्टी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सॉइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मृदा के प्रकार, सॉइल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी एक होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी एवं मरुस्थलीय मिट्टी। इतनी मिट्टी के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। हर एक प्रकार की मिट्टी हर एक जगह पे कुछ न कुछ सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से ये लोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। समझ लीजिए कितना बड़े क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर फैलावा है। 45% क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, ठीक है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा विकसित है? सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों द्वारा विकसित है। कौन विकसित है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। रेत, सील तथा मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगड़, नई जलोढ़ खादर बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। अब यहाँ पर आप लोग को नए शब्द देखने को मिल रहा होगा, बांगड़ और खादर। पहले जानेंगे बांगड़ और खादर होता क्या है। तो बांगड़ होता है पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगड़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मिट्टी का यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिगर में देखिए, ठीक है। यह जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा में यहाँ पे बांगड़ जो मिट्टी होता है, नीचे वाला मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगड़, जो पुराना हो जाता है, ठीक है। खादर जो ऊपरी मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं। यानी कि खादर को हम लोग बोल सकते हैं सामान्य भाषा में खाद्य, जो हम लोग फसल में छींटते हैं खाद्य, उसी को हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी। जो ऊपर से एकदम जमा होता है, जो फसल उगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। यानी कि पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुरानी मिट्टी को बांगड़ मिट्टी बोलेंगे और नई मिट्टी को खादर मिट्टी बोलेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग काली, और यहाँ पे देखिए मिट्टी का लेयर है, सब मिट्टी का लेयर है, ठीक है। और जो ऊपर वाला मिट्टी होती है हमेशा क्या है? ऊपर वाला खादर मिट्टी होती है, ठीक है, जो फसल उपजाने में बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। उससे नीचे वाला मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगड़ मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि पुरानी मिट्टी है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं चट्टान भी मिलते हैं। अब पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी क्या होता है? रंग काला एवं अन्य नाम रेगुर मृदा भी होता है। इसे उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है, कपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टिटफिनरस मैग्नाइट्स एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है इसका, ठीक है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है इसमें, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। कपास की खेती विदाउट काली मिट्टी, ये ब्लैक सॉइल के विदाउट नहीं हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कपास का खेती के लिए काली मिट्टी, ठीक है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है, ठीक है। आप लोग समझ गए काली मृदा और जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी होता है लाल मिट्टी का, ठीक है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें अम्ल का भी इसमें अनुपात होता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसमें चूना का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान एवं गारो, खासी और जनजातीय के पहाड़ों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। अब लेटराइट मृदा के बारे में जानेंगे। यह लेटराइट मृदा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा है, इसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं कि लेटराइट मृदा होते क्या है, ठीक है।
तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हमेशा यह विकसित होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होते हैं और अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है और वहीं पाए जाते हैं। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होता है। ठीक है, चाय और काजू के लिए बहुत उपयुक्त है। चाय और काजू लेटराइट मृदा में ही उगाए जाते हैं, इसका और कोई मिट्टी में नहीं उगेगा, यानी कि उतना भी ज्यादा नहीं उगेगा लेकिन ज्यादा संख्या में हम लोग उसका खेती नहीं कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसके लिए लेटराइट मृदा है। चाय और काजू की खेती के लिए हम लोग सबसे ज्यादा बेस्ट लेटराइट मृदा है। ठीक है, अब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त है। यानी कि लेटराइट मृदा कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। ठीक है, इन क्षेत्रों में चाय का बहुत खेती होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं, चाय का खेती असम में बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। ठीक है, अब हम लोग हो गया लेटराइट मृदा के बारे में जान के, अब मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानेंगे। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। क्या होता है? रंग लाल एवं भूरा। राजस्थान में देख सकते हैं वहां का मिट्टी का रंग हमेशा लाल होता है, भूरा भी होता है। रेतली तथा लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर से अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम। उच्च सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हो गया मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम लोग जान गए, जलीय मृदा के बारे में हम लोग और लाल पीली मृदा के बारे में जान गए, लेटराइट मृदा के बारे में जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, मृदा अपर्दन। ठीक है, अब हम लोग मृदा का प्रकार जान गए थे, मिट्टी का प्रकार। ठीक है, अब यह देखेंगे मृदा अपर्दन, यानी कि इसका अपर्दन कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब वेस्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका कटाव कैसे हो रहा है। मृदा अपर्दन के कटाव, उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। जगह जगह बहुत सारे बाढ़ आते हैं तो मिट्टी का हमें बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है। ठीक है, उसके बहाव हो जाता है, यानी कि बाढ़ में बहाव जाता है, खनन में कटाव हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी कि एक तरह से मृदा वेस्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, मृदा अपर्दन के कारण है, उससे कारण है वनोन्मूलन, यानी कि डिफोरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। अधिक मात्रा में जंगलों की कटाई। हम लोग भूमि संसाधन में भी पढ़े थे ना इसके बारे में, भूमि न्यूनीकरण में भी वनोन्मूलन पढ़े थे, मृदा में पढ़ेंगे। ठीक है, अति पशुचारण। ठीक है, अधिक मात्रा में हम लोग चारागाह करवाते हैं पशुओं से। ठीक है, निर्माण एवं खनन की प्रक्रिया, ये हो गया। अब हम लोग निर्माण एवं खनन की प्रक्रिया, यानी कि खनन प्रक्रिया में भी मृदा का अपर्दन होता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी जल, ठीक है, ये सब मिट्टी का कटाव करते हैं। ठीक है, ये सब नदियां हैं, नदियों के द्वारा भी तो मिट्टी का कटाव होता है, बहाव उसका तेज रहता है। कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, यानी कि जब हम लोग किसान लोग कृषि करते हैं तो अधिक मात्रा में कभी कभी मिट्टी को जोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी कमजोर हो जाता है। यानी कि मिट्टी में भी मॉलिक्यूल्स उसका जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, कभी हवा से उड़ जाएंगे तो पानी आएगा तो पानी से बह जाएंगे। ठीक है, कृषि के गलत तरीके हो गया। अब पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा का उड़ान ले जाना। ठीक है, ढलकाव क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी को तूफान आता है, बड़ा बड़ा आंधी आता है तो मिट्टी उड़ जाता है तूफान से, हवा की गति से उड़ जाता है, वहां पे मृदा का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मृदा का अपवर्तन पढ़ लिए, अब इसके समाधान के बारे में जानेंगे, इसके समाधान क्या है। ठीक है, बहुत कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलता है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? ढाला वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से। और ढालू क्षेत्रों में क्या करेंगे हम लोग? हल चलाएंगे। ठीक है, हल चलाने यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग खेतों का जुताई करते हैं वैसे हल चला देंगे लंबा लंबा। ठीक है, वैसे मिट्टी मजबूत से बंधी रहेगी एक जगह पे, और उसका हवा के कारण नहीं ज्यादा उड़ पाएगी, उड़ेगी लेकिन कम मात्रा में उड़ेगी। ठीक है, अब ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने में, अब ढाल वाली भूमि पर भी तो मिट्टी का वहां पर अपवर्तन होता है। पानी, अगर पानी से पटाया जाए, उसको सिंचाई दिया जाए तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, यानी कि मिट्टी का बहुत मात्रा में अपवर्तन होगा और खेती अच्छा से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सीढ़ी मुना प्रकार का ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आड़ी टाइप का बनाएंगे और उस पर खेती करेंगे ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टियां
उगाकर। अभी हम आप लोग को बताए थे पीछे वाले टॉपिक में ये बताए थे ना अभी रक्षक मेखला, रक्षक मेखला, वही रक्षक मेखला का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, यही रक्षक मेखला का यहाँ पर जिक्र है। बड़े खेतों में पट्टियों बाजू फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर रक्षक मेखला के द्वारा भी हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। खेतों के चारों तरफ पेड़ को कतार को लगाएं और मेखला बनाना वनारोपण और वनारोपण। ठीक है, मेखला बनाकर, जैसे कि खेत, जैसे हम लोग का बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो खेती करते हैं और पानी का बहाव वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो मिट्टी क्या होता है, इस खेत से उस खेत में जल्दी जाता है और मिट्टी का कटाव जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे कि हम लोग चारों तरफ पेड़ लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बाढ़ भी आएगा तो वहां की मिट्टी मजबूत रहेगा, उसकी जड़ों पकड़ा रहेगा, पेड़ की जड़ों से वो मजबूती से बंधा रहेगा, तो मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए हम लोग चारों तरफ खेत के पेड़ लगा देंगे। ठीक है, अब अति पशुचारण को नियंत्रित करना, यानी कि हम लोग खुले में गाय भैंसों को छोड़ देते हैं चारागाह के लिए, उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, और इस चैप्टर में आप लोग को हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आएंगे भी। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक से भी करवाएंगे हम। इसीलिए अगली वीडियो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आएगा, ऑब्जेक्टिव का आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का आएगा। ठीक है, सबको थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि अगला वीडियो आए तो आप लोग देख सके। और जल्द ही हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे। तब के लिए सब लोग को शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।